बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, आज का जो हमारा एजेंडा है वो है मिड टर्म डिस्कशन। मिड टर्म में आपको सारे हेड्स ऑफ इनकम कहे गए थे तैयार करने के लिए, और फिर उसके बाद मैंने लास्ट में ये कहा था कि यार आप सिर्फ सैलरी और बिजनेस ही तैयार कर लें तो ये एक अच्छा पोर्शन तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि पेपर में सिर्फ इस सैलरी और बिजनेस में से 35 से 40 मार्क्स का सवाल आना है। और वैसा ही जी प्लीज़ इस चीज़ को इंश्योर कीजिएगा कि आवाज़ हर वक्त आती रहे। अच्छा जनाब, ऐसा ही हमने किया। सर जी, ओवरऑल पेपर का एक्सपीरियंस, पेपर को कैसे करना चाहिए था, इसकी डिस्कशन करते हैं। जी ये सामने आपके पेपर आ चुका है, आपके पास हार्ड फॉर्म में भी पेपर मौजूद है और ये सामने भी आपके पास स्क्रीन पर भी पेपर आ रहा है जी स्क्रीन पर। क्या इस वक्त एक फ्रेम में स्क्रीन भी आ रही है? अच्छा जनाब, हम शुरू करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 था डिस्कस टैक्स इम्प्लीकेशंस रिलेटिंग टू टैक्स ईयर 2023 और 24 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। नॉर्मली एक बार जब आप पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं ना, तो उसको एक लाइन की होती है, उसको पढ़ के बंदे को समझ आ जाती है कि मैंने इस सवाल को पढ़ना कैसे है, किस एंगल से मैंने इस सवाल को अप्रोच करना है जो ऊपर है। तो एक बार रिक्वायरमेंट पढ़ के फिर उसके बाद सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। सर रिक्वायरमेंट पढ़ ली, अब हम क्वेश्चन शुरू कर देते हैं सर। जी, cash flow statement shows that an amount of rupees 4 million has been paid as legal and professional charges to one of the company's consultant. The said amount was overdue since tax year 2017. XYZ Limited has claimed this amount as an expense in tax year 2024. जी सर जी, सवाल पड़ा 2017 में ये खर्चा किया गया था, 2024 में 2017 में ये खर्चा रिकॉर्ड किया था, 2024 में ये खर्चा किया गया। अब क्या करेंगे सर जी, ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि 2017 में ये खर्चा किया था, आपने 18 में भी पे नहीं किया, 19 में भी पे नहीं किया, 20 में भी पे नहीं किया, 21 में क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। 21 में ऐड बैक कर दिया, 22, 23 और पे कब किया है, 24 में उसने पे किया है। तो जब एक्चुअल में पे करेंगे, जब एक्चुअल में पे करेंगे तो अलाउड एज डिडक्शन होगा। सर ये वाली बात आपने बतानी थी कि जनाब इसने पे किया है, टैक्स ईयर 2024 में एक्चुअल में पे कर दिया, तो ये अलाउड एज डिडक्शन होगा, क्योंकि 2021 में ये इनकम में ऐड बैक हो गया हुआ था। आपको ये रूल लिखना पड़ेगा पूरा,
अगर एक अनपेड लाइबिलिटी थी और वो 3 साल तक अनपेड रही तो 3 साल के बाद वो एड बैक हो जाएगी. हाउ एवर इफ सब्सिक्वेंटली पेड तो वो दोबारा अलाउड एज रिडक्शन होगी. इन दिस सिनेरियो जो एक्सपेंस था 2017 का दैट रिमेन्ड अनपेड फॉर 2019, 20 and 18, 19 and 20 shall be included in income in the tax year 2021. However, as it is subsequently paid in tax year 2024, it shall be allowed as deduction. ये इसका जवाब है. Bahubali Limited entered into a forward contract for the purchase of raw material used in its business of manufacturing swords and arrows to guard against loss through price fluctuation. On the date of maturity of the forward contract, Bahubali Limited did not take delivery of the raw material, but the contract was settled by a payment of rupees 19 lakh. जैसे ही आपने पढ़ा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है तो आपके जेहन में फौरन है कहीं ये स्पेकुलेशन तो नहीं है. रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है, एक्चुअल डिलीवरी भी नहीं ले रहा, तो स्पेकुलेशन है. लेकिन उसकी एक्सेप्शन में ये भी पढ़ा था कि अगर रॉ मटेरियल हो और प्राइस फ्लक्चुएशन के लॉस से बचने के लिए खरीदें तो फिर ये स्पेकुलेशन. तो सर दिस इज एक्सेप्शन टू स्पेकुलेशन बिजनेस एंड एज अ पेमेंट हैज बीन मेड टू सेटल द कॉन्ट्रैक्ट. This shows that this indicates a loss, a trading loss in the business. ये दूसरी बात है. Mr. Vagita disposed of furniture used in the business on March 17, 2023 for rupees 2.7 million. It was purchased for rupees 1.8 million. On 20 May 2020 इन टैक्स ईयर 2020 इन 20 में 2020 सर जी 2.7 मिलियन का बेचा है जबकि खरीदा कितने का था 1.8 मिलियन का. टैक्स ईयर 2020 में इट वाज यूज्ड 80% इन द बिजनेस एंड इन टैक्स ईयर 2021 इट वाज यूज्ड 100% इन द बिजनेस एंड टैक्स ईयर 2022 it was used 40% in the business. सर जी उसने बता दिया किस किस साल में कितना इस्तेमाल हुआ है. जरा अगर मैं आपके सामने इसकी वर्किंग करूं जी. सर जी कॉस्ट क्या, सेल प्रोसीड क्या है, WDV क्या है, निकालनी पड़ेगी. बेचा 2023 में है, खरीदा 2020 में था. टैक्स ईयर 2020 में कितने का खरीदा था. डेप्रिसिएशन कितनी है बताइएगा. 2,70,000 की डेप्रिसिएशन है. बिजनेस में कितना इस्तेमाल हुआ है 2,16,000 बिजनेस में इस्तेमाल हुआ है. और नॉन बिजनेस में कितना हुआ है अच्छा जी पहला साल ये हो गया. WDV कितनी आई 15,30,000. ये सर टैक्स ईयर 2020 खत्म हो गया. फर्नीचर था, इनिशियल अलाउंस तो मिलना नहीं था चूंकि एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट.
सर टैक्स ईयर 2021 आ गया, डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 229500। बिजनेस के लिए कितना था? यानी 229500 बिजनेस के लिए था और नॉन बिजनेस के लिए नील था। लो सर ये भी लेस करेंगे तो आपके पास क्लोजिंग आ जाएगा। जी बताइएगा। 13005। सर जी 1300500 आ गया। टैक्स ईयर 2022, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%। जी 195075। सर जी बिजनेस के लिए कितना था? 40% बताइएगा। नॉन बिजनेस का कितना था? 117045। बड़ा ही टेढ़ा बन गया। 117045। लो सर ये बिजनेस की डेप्रिसिएशन है, ये नॉन बिजनेस की डेप्रिसिएशन है। ये अलाउड एज डिडक्शन थी बिजनेस वाली, नॉन बिजनेस वाली अलाउड एज डिडक्शन। WDV निकालिएगा। 110 1105 425। सर जी ये WDV आ गई। आपने सेल प्रोसीड में से WDV ये वाली लेस करनी थी। 1105425 और इसमें ऐड क्या कर देनी थी? डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड। सर वो कितनी थी? 54,000 और 117045। जी टोटल कीजिएगा। 54,000 प्लस 117045। जी 17104। सर जी इसको टोटल कर दीजिए। जी 142353। मुश्किल तो नहीं लग रहा सर? 1423530। 1423530 ये गेन है सर। सर समझ आ रही है? उसने कहा था कि आपने डिस्कस करना है, टैक्स इम्प्लीकेशन बतानी है। आपने उसको कहना है कि 1423530 विल बी द गेन ऑन डिस्पोजल, जो कि ऐड होगी टैक्सेबल इनकम में। यानी वो टैक्स इम्प्लीकेशन पूछ रहा है ना इस सारी ट्रांजैक्शन की, तो आपने बतानी है कि जनाब इस साल में 2023 के टैक्स ईयर में 1423530 जो है वो टैक्सेबल इनकम में ऐड होगी और नीचे वर्किंग दिखाइए कि सर ये इस बेस पे मैं ये वाली बात कर रहा हूं। सर समझ आ रही है? जाहिरन उसने डिस्कस करने को कहा है, लेकिन इस तरह का पार्ट होना तो वर्किंग बना के पथ हल्की फुल्की डिस्कशन कर देते हैं, आपकी वर्किंग खुद बोलती है। सर समझ आ रही है? तो इसको इस तरह से करना था। मिस्टर ऑन मई 2024 मिस्टर शिजुका, मिस है जनाब, ठीक। मिस शिजुका परचेज अ व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर अमाउंटिंग टू 901000 to be used solely for the purpose of her
business. While preparing the tax return, she has claimed initial allowance and depreciation as per the prescribed rates given in the income tax ordinance for the full year on rupees 9010,000. G. एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा। बात नंबर 1, डेप्रिशिएबल एसेट है व्हीकल नॉट प्लॉइंग फॉर हायर, मैक्सिमम कॉस्ट कितनी होगी 7.5 मिलियन। तीसरी बात, डेप्रिसिएशन फुल ईयर की बेस पर निकलेगी 7.5 मिलियन के हिसाब से 1125,000 सर जी, और जो डेप्रिसिएशन फुल ईयर बेस पर निकलेगी। सर जी यही बात करनी थी, ये भी हो गई बात और ये भी। सर जी पॉइंट 4 में यही था, गोकू प्राइवेट लिमिटेड हैज चार्ज डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू द रेट्स एडमिसिबल अंडर द टैक्स लॉज अमाउंटिंग टू 3,75,000 ऑन मशीनरी टेकन ऑन लीज फ्रॉम कैजुअल बैंक। अगर लीज पे कोई प्रॉपर्टी ली है तो उस पर क्या डेप्रिसिएशन अलाउ होगी? बैंक को अलाउ होगी, लेसी को तो डेप्रिसिएशन अलाउ, तो डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे। लीज रेंटल 6,60,000, लीज रेंटल अलाउड एज डिडक्शन होगा, तो लीज रेंटल जो है वो लेस करेंगे। द लीज्ड मशीनरी वॉज ट्रांसफर टू ओन्ड एसेट ऑन मेच्योरिटी ऑन 30 अप्रैल 2024। लीज्ड मशीनरी ओन में ट्रांसफर हो जाएगी 30 अप्रैल 2024 को। ऑन मेच्योरिटी द अकाउंटिंग WDV ऑफ द एसेट वाज 1.5 million, market value was 2.4 million, whereas residual value of the asset was G। मेच्योर होने पर अकाउंटिंग WDV जो है वो 1.5 मिलियन थी। सर किस पर रिकॉर्ड करेंगे? रेजिडुअल वैल्यू। इसमें 4 बातें लिखनी थी। बात नंबर 1, 3,75,000 रुपए की डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगी। बात नंबर 2, 6,60,000 का लीज रेंटल अलाउ होगा। बात नंबर 3, टैक्स वाले एसेट को रिकॉर्ड करेंगे रेजिडुअल वैल्यू पर। बात नंबर 4, रेजिडुअल वैल्यू जो कॉस्ट डिटरमिन होगी उसका 15% के हिसाब से फुल ईयर डेप्रिसिएशन भी लेंगे जो 22,500 बनेगी। ये चारों बातें लिखनी थी तो जाके 2 नंबर मिलने थे। तो सर जी समझ आ रही है? तो भाई Malik Riaz take loan of $1,00,000 from Swiss bank to purchase Valerion steel that is essential part of production in the making of final product. Tax implication बताइए। सर जी मलिक रियाज ने एसेट खरीदा है जो डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी है। वो कहता है टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है? अगर एक एसेट खरीदा जाए जो डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी है और फॉरेन करेंसी का रेट फ्लक्चुएट करेगा तो उसकी बेस पर एसेट की कॉस्ट फ्लक्चुएट करेगी जिसकी वजह से इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन भी चेंज होगी। ये लिखना था सर 2 मार्क्स का। Unapproved gratuity is exempt up to lower of 75,000 50% of amount receivable। इसकी एग्जेम्पशन बताई आ रही है तो सीधी सीधी थी। नॉन रेजिडेंट आउटसाइड पाकिस्तान डायरेक्टर रेगुलर एम्प्लॉय और मोर देन 1। शाबाश यार, मुश्किल तो नहीं था। लो सर, अच्छा ये हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा आसान सिंपल सवाल था, पिछली से पिछले टाइम में आपके पेपर में आया था, आई कैप का सवाल था, ठीक है। इसमें कुछ चीजें और थी, जो सैलरी का पार्ट था मैंने वो उठा के दे दिए। मैंने बिजनेस का बड़ा न्यूमेरिकल नहीं दिया था कि अभी आप उसकी प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन मैंने सैलरी के तो टेस्ट में प्रैक्टिस करवा दी थी, और अभी इंशाल्लाह आगे न्यूमेरिकल्स और करवाने हैं। For the purpose of this question, assume that the date today is 30 September 2023. Sheng, a Chinese citizen, has been in Pakistan since the year 2015. For career growth, he left his employment with Hope Limited, an unlisted FMCG, on 30 September 2022 and joined a leading chain of hotels, namely Desire Hotel, on 1 October 2022. The detail of his emoluments during the year ended 30 June 2023 are as follows: basic salary, medical allowance, utility allowance, lunch provided, company maintained. अब यहाँ पर इसने बातों बातों में हमें ये बता दिया कि 30 सितंबर को उसने ये नौकरी छोड़ दी थी, यानी 3 मंथ वो एचएल में काम किया उसने, और बाकी 9 मंथ उसने डीएच में काम किया। तो जब बेसिक सैलरी की बात करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे और इसको मल्टीप्लाई बाय, और मेडिकल अलाउंस इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे और इसको मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे, और फिर हमने इसमें से 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक एग्जाम्प्ट होता है, यार पता है ना। फिर उसके बाद अगली बात थी यूटिलिटीज, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे और इसको मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे। लंच प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, सर जी एचएल जो था वो तो एफएमसीजी थी, लेकिन हो डिजायर्ड होटल, सर होटल वाला अगर आपको फ्री या सब्सिडाइज खाना दे तो वो आपकी इनकम में शामिल, तो भाई ये तो टैक्सेबल नहीं होगा, ये अलबत्ता मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। कंपनी मेंटेन्ड कार, बहुत ऑफिशियल और पर्सनल का मतलब तो था 5%। कॉस्ट लेंगे या फेयर मार्केट वैल्यू, कॉस्ट लेंगे, इसको 3 मिलियन इंटू 3/12 और ये 5 मिलियन इंटू 9/12। सर जी समझ आ रही है? इस तरह से करते इसकी वैल्यू निकलनी थी। एनुअल बोनस 3.5 लाख है, ऐड करेंगे। ग्रेचुटी, अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी के बारे में क्या रूल पड़ा हुआ है? 75,000, 50% तो बनेगा मेरा ख्याल है 12-25 है, तो 6-12 500, इसमें से लोअर लेंगे 75,000 तक एग्जाम्प्ट होगा, 1150 टैक्सेबल होगा। यार मेरी बात समझ आ रही है? ऐसे करना था। टू रिटर्न एयर टिकट्स टू चाइना टू द एक्सटेंट ऑफ 6 लाख फ्रॉम शेंग एंड हिज स्पाउस। During the year, he incurred rupees 5.5 lakh on account of traveling to China. अब बड़ी ध्यान से, ज्यादातर बच्चों ने इस पॉइंट में गलती की थी। मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें 2 टिकटें दूंगा वापस जाने की, साथ उसने एक बात ये कही है मैक्सिमम लिमिट 6 लाख तक है। मैंने एक टिकट ढूंढी 5.5 लाख रुपए की, तो यार मेरे एम्प्लॉय ने मुझे यही कहना मैं तुम्हें टिकट दूंगा, 5.5 लाख की मिली है तो मुझे कितने का फायदा दिया? 5.5 लाख का फायदा दिया। यार मेरा पॉइंट समझ रहे हो? तो भैया 5.5 लाख की मिली है तो 5.5 लाख का फायदा मेरे एम्प्लॉय ने मुझे दिया, वो मेरी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। जी भाई कहाँ लिखा भाई ये बात? 6 लाख तक की टिकट, वो बात उसने इसलिए कही है कि अगर तुम 6.5 लाख की टिकटें लोगे तो मैं तुम्हें कितने पैसे दूंगा? 6 लाख।
सर समझ आ रही है? उसने एक्चुअल टिकट कितने की खरीद ली, तो भाई फायदा कितने का मिला? तो यार समझ आ रही है? सर जी फायदा मिल गया 5,50,000 रुपए का। ये जो फायदा मिला है ना 5,50,000 रुपए का, ये आपकी इनकम में शामिल होगी, टैक्स होगा। सर चलूं आगे। 7.5 ₹750,000 साइनिंग अ बॉन्ड। बॉन्ड के कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का 7.5 लाख रुपया लिया है। सर जी ये इनकम में शामिल होगा। 4 लाख रुपए की कमीशन ली है, ये भी इनकम में शामिल होगी। आउटस्टैंडिंग लोन था 3.8 मिलियन का, जो किसने पे कर दिया है? डीएच ने। सर जी अगर आपका लोन आपका एम्प्लॉयर पे कर दे तो आपकी इनकम में शामिल होगा, यस और नो? सर जी ये बात है, ये भी इनकम में शामिल होगा। अच्छा इस लोन के हवाले से उसने अगली बात भी की है, शैंग ने ये वाला लोन इंटरेस्ट फ्री लिया था एचएल से। इसका मतलब है जो पेमेंट डीएच ने की है वो तो इनकम में शामिल होगी, लेकिन एचएल जो है वो क्या कर रहा था? उसने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया था, तो इंटरेस्ट फ्री लोन हो तो कितने % का फायदा होता है? 10% का फायदा होता है। इंटरेस्ट फ्री लोन हो तो 10% का फायदा होता है, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा होता है। तो असल में हमने क्या करना था, 3.8 मिलियन का 10% का 3 माह ही रहा है ना। फिर अच्छा ये लोन की बात आ गई। अच्छा ये इस लोन से उसने खरीदा क्या था, बनवाया क्या था? घर। ये घर इसने क्या कर दिया था? रेंट पे दे दिया था। रेंट कितना था यार? 8 लाख का रेंट था। तो ये तो आपके साथ रेंटल इनकम भी आ गई, यस और नो? सर अगर रेंटल इनकम आएगी तो किस हेड में आएगी? एनुअल रेंट है, शाबाश। एनुअल रेंट लिख दिया 8 लाख। इसमें से रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया 1,60,000। वो मुश्किल तो नहीं लग रहा यार? हाँ ना तो करो। लो सर ये सारी डिस्कशन थी इसकी। हाँ हाँ जी करेंगे। 3.8 मिलियन भी ऐड होगा, और जो पिछले से लिया वो तो सीधा सीधा इतना 3.8 लिख देना है। वो तो मैंने नहीं यहाँ पर लिखा कि वो तो अंडरस्टूड है लिखना है। वो भी ऐड होगा, और जो इंटरेस्ट फ्री लोन का फायदा था वो भी ऐड होगा। 8 लाख में से सर जी अच्छा ये भाई ने अच्छी बात की है एक, कि जनाब ये हाउस रेंट पर दे दिया था 5 ईयर एग्रीमेंट के लिए। अब पॉइंट ये है कि जो इस घर को खरीदने के लिए लोन लिया हुआ था, तो क्या वो वाला लोन का इंटरेस्ट एज डिडक्शन अलाउ होगा? तो हमने पढ़ा था कि भाईजान हाँ, अगर आपने वो लोन लिया है और घर बनाने के लिए जो लोन लिया हुआ है या कोई भी लोन लिया है जो घर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इनकम में से माइनस करने की इजाज़त होगी। सर समझ आ रही है? तो इस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से वो वाला इंटरेस्ट ऑन लोन जो है बिल्कुल माइनस होगा सर। ये वाला जितना इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड हुआ है उतना ही इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, लेस भी हो जाएगा। जितना भी बनेगा वो इंटरेस्ट लेस हो जाएगा। ये वाला नहीं किया, लेकिन ये पॉइंट वैलिड है
इंशाल्लाह भी आपको समझ आ गई, अब आगे होगा तो आप कर पाएंगे। हाँ सर, हम इस साल की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, वो पिछले साल की इनकम में से माइनस हो गया होगा, वो वाला इंटरेस्ट पिछले साल की इनकम में से माइनस हो गया होगा। हमें क्या लगे, हमें तो इस साल की वर्किंग करनी है। 100% होगा, 100% होगा मेडिकल अलाउंस एग्जाम 10 to 10% हो बेसिक से। यार समझ आई है, इस सब में ये करना था। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 4, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ ब्लैक। जी भाई, अच्छा जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ ब्लैक पैंथर एसोसिएट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2008 इज, सर जी अकाउंटिंग प्रॉफिट उसने दे दिया है। लास्ट ईयर भी हैज रिटर्न ऑफ बैलेंस आउटस्टैंडिंग फ्रॉम टू ऑफ इट्स डेटर्स नेमली कैप्टन अमेरिका इंटरनेशनल एंड आयरन मैन ग्लोबल, which were partly allowed to be by the tax authorities। सर जी बैड डेट एक्चुअल में था 23 लाख और 18,50,000, और अलाउड कितना था 16,50,000 और 4 लाख ड्यूरिंग द करंट टैक्स ईयर। बीपीए रिसीव्ड, सर जी सब्सिक्वेंटली पिछले सालों में पिछले सालों का बैड डेट था, इस साल रिकवर हो गया 13,04,000 और 6,92,000। In the light of the income tax ordinance, compute BPA taxable income for the tax year 2008। यार मेरी बात समझ आ रही, यस और नो? अब हमने अकाउंट, वो कहता है टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करो, अकाउंटिंग प्रॉफिट से वर्किंग शुरू करते हैं, जो कितना है। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि जो बैड डेट रिकवर हुए अकाउंटेंट ने उसे ऐड किया होगा, यस और नो? सबसे पहले उसको लेस कर देते हैं सर, 13,04,000 और 6,92,000। इसको पता है क्या लिखूंगा मैं, बैड डेट्स रिकवर्ड। पहला काम ये किया, अकाउंटिंग प्रॉफिट में से जो अकाउंटेंट ने बैड डेट ऐड किए हुए थे उसको लेस कर दिया। और अब टैक्स वालों के मुताबिक ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। नाउ व्हाट इज ए? बैड डेट रिकवर्ड 1304। व्हाट इज बी? एक्चुअल माइनस अलाउड। नाउ व्हाट इज एक्चुअल? 2.3 million माइनस 1,650,000। ऐसा ही है ना जी? बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। 654,000। आंसर प्लस में है या माइनस में? सर जी इसका मतलब है ऐड हो जाएगा। दूसरा आ गया ए माइनस बी। बैड डेट रिकवर्ड कितना है? 692,000। बैड डेट रिकवर्ड 692,000 ही है ना?
और बी क्या है, एक्चुअल माइनस अलाउड। नाउ व्हाट इज एक्चुअल, 18,50,000 माइनस अलाउड 4,80,000 जी। 678,000 आंसर माइनस में आ रहा है सर जी। ये 678,000 जो है ये बैड डेट होगा और अलाउड है। लो सर ये सारा अकाउंट फॉर करें तो टैक्सेबल इनकम बताइएगा। उसने हमसे टैक्सेबल इनकम पूछी थी तो अकाउंटिंग प्रॉफिट से वर्किंग करके टैक्स प्रॉफिट तक लाना था जी। 380। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 7 में बिल्कुल यही सवाल है। अगर आपने वो उस वक्त किया था तो ये सवाल बिल्कुल आसान आपको लगना चाहिए। चलूं आगे भाई। तैयब चौधरी, एंटरप्राइजेज सोल्ड एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी कितने की बेची, 200। कॉस्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी कितनी थी, टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी थी, तैयब चौधरी एंटरप्राइज ने 200 मिलियन की इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची। कॉस्ट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी थी 120 मिलियन, टैक्स डेप्रिसिएशन थी 24 मिलियन। सर इसका क्या करेंगे, टैक्सेबल इनकम बताएं या क्या एडजस्टमेंट होगी इसकी। सर जी बेची है 200 मिलियन, सेल प्रोसीड हो गई, कॉस्ट कितनी है 120 मिलियन। सर जी 120 है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 24। हमने क्या पढ़ाया हुआ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी और सेल प्रोसीड ग्रेटर देन कॉस्ट हो तो कॉस्ट को किसके बराबर ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, गेन कितना आएगा, किसके बराबर। और यार यही पढ़ाया था ना सर जी। दानियाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड sold and exported one of its plant to a Nigerian company. The sale proceed received in DIL's account कितने की है, 100 मिलियन की। कॉस्ट और टैक्स WDV। सर जी सेल प्रोसीड थी 100 रुपये, कॉस्ट थी 80, डेप्रिसिएशन थी WDV है ना 28 की, तो डेप्रिसिएशन कितनी होगी। हमने क्या पढ़ाया हुआ है, डेप्रिशिएबल एसेट एक्सपोर्ट हो जाए तो क्या करेंगे, यही पढ़ाया हुआ है। ये कितना आ जाएगा और गेन कितना आ जाएगा, किसके बराबर। और यार समझ आ रही है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। जी लास्ट क्वेश्चन। अली हसन इज अ सोल प्रोपराइटर ऑफ अली हसन एंटरप्राइज ऑन 31 जनवरी 2024। ही सोल्ड अ फैक्ट्री बिल्डिंग इंक्लूडिंग लैंड ऑफ 20 मिलियन। कितने की बेची है, बिल्डिंग और लैंड इकट्ठी 20 मिलियन की। एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल
The fair market value of the land and building were 6 million and 10 million respectively. The land and building were acquired on 1 July 2022 at a cost of 4 million and 12 million respectively. The tax WDV of the building on 1 July 2023 was 10 million. भैया मेरी बात समझ आ गई है? लैंड और बिल्डिंग जो एक्वायर की गई है वो 4 मिलियन और 12 मिलियन है। टैक्स WDV बताइए 10.8 मिलियन। जी असल मसला ये है कि बेची तो सेल प्रोसीड तो हमें पता है 20 है, ये नहीं पता कि लैंड कितना है और बिल्डिंग कितना है। मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई अगर कोई एसेट बिका है और हमें कॉस्ट सेल प्रोसीड अलग-अलग नहीं पता तो हम अपोर्शन कर लेंगे किस बेस पर? फेयर। अगर बेच रहे हैं तो फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, और अगर खरीद रहे हैं तो फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। यहां पर बेच रहे हैं तो भाई 6/16 मल्टीप्लाई बाय 20 और 10/16 मल्टीप्लाई बाय 20, ऐसा ही है ना सर जी? जी बताना भाई। 7.5 और 12.5। 12.5। अच्छा जी अब आगे चलते हैं। जी अगर लैंड है, लैंड की तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं होती। WDV कितनी थी? बल्कि कॉस्ट ही होगी ना। लैंड की कॉस्ट थी 4 मिलियन। कितने का गेन आ गया? ये क्या होगा? कैपिटल गेन होगा, सेपरेट ब्लॉक आइटम होगी। अब ये आया 12.5, इसकी कॉस्ट क्या थी? 12 मिलियन। और WDV क्या थी? 10.8। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं आप। 12 में से 10.8 निकालें तो कितनी बनेगी? 1.2। हमने क्या पढ़ा हुआ है? सेल प्रोसीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और सेल प्रोसीड ग्रेटर देन कॉस्ट हो तो कॉस्ट को किसके बराबर ले लेना है? सेल प्रोसीड के बराबर। WDV कितनी आ गई? 11.3। गेन कितना आ गया? किसके बराबर? सर जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बराबर। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। एक्यूमुलेट यार मुश्किल तो नहीं लग रहा? सारे सवाल सर मैंने आपको बड़ी डिटेल से डिस्कस कर दी हैं। कोई चीज जो आपके जहन में है पूछ लीजिए। पूरा लेक्चर एक डेडिकेट किया है कि यार मैं मिड सारे बच्चों को काय करो। सब बच्चों ने किया है, मेजॉरिटी ने किया है। अभी उसको इसीलिए मैंने कल डिस्कस नहीं किया था कि भाई मैं एक बार और मौका दे दूं सब लोगों को। सर अब बड़ी डिटेल में सारा डिस्कस कर दिया है। टारगेट यही है कि यार आप लोग जितना पढ़े हो साथ के साथ तैयार भी होता रहे, साथ के साथ टेस्ट भी होते रहे। और सर समझ आ रही है? लो सर ये हमारी आज की डिस्कशन थी। कोई सवाल पूछना है तो पूछिए। हाँ अलग-अलग लेंगे या इकट्ठा लेंगे? इकट्ठा लेंगे सर। भाई का सवाल ऐसा जी यहां पर लेंगे बेसिक सैलरी लें जरा। 450 इंटू 9 प्लस 350 इंटू 3। जी जी मुझे कंफर्म कीजिएगा यही बन रहा है।
ये बेसिक सैलरी था। मेडिकल अलाउंस कितना है जरा कीजिएगा, 35 इंटू 3 प्लस 60 इंटू 9, सर इकट्ठा करना है ना उसको। 645,000, 10% ऑफ बेसिक सैलरी, 510 लेस होगा, कितना आ गया सर? और यार मेरी बात समझ आ रही है? ऐसे करना था, समझ गए जी भाई? भाई आज इसका सॉल्यूशन शेयर करा देंगे। इसका अभी मैंने सारा डिस्कस कर दिया है, फिर भी सॉल्यूशन शेयर हो जाएगा। और इंशाल्लाह आज हमारा था 2 दिन, आज और कल का मैं दे दें, इंशाल्लाह परसों आपको वापस भी कर देंगे। डन हो गया सर? लो सर, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।